वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं संगम वंश की। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। कहा गया है, ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास में जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। कहने का अर्थ ये कि संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है। तो संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? परिषद अथवा गोष्ठी, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। तो इसमें यह होता था कि तमिल के कवि जो हैं, उसके जो विद्वान जो थे, वो सभी एक जगह एकत्र होते थे और अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते थे। और जब इस संगम के द्वारा उसे स्वीकृति मिल जाती थी, उसके बाद उसका प्रकाशन होता था। फिर नोट में दे रखा है, कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नाम क्या था, नायनार तिरुनावुक्करसु ने किया था। तो कवि और विद्वान की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तिरुनावुक्करसु ने किया था। आगे है, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। तो कितने संगम आयोजित किए गए थे? 3 संगम आयोजित किए गए थे। और इसमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भाग में किया जाता है। तो संगम साहित्य का विभाजन कितने भागों में होता है? 3 भाग में। कौन सब? पहला है पत्थुपातु, दूसरा है इत्थुथोके और तीसरा है पादिनेन कीलकनक्को। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं तीनों नाम को। पहला है पत्थुपातु, दूसरा इत्थुथोके और तीसरा पादिनेन कीलकनक्को। तिरुवल्लवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। तो तमिल साहित्य जो है उसका आधारभूत ग्रंथ का नाम क्या है? कुराल है। और ये कुराल किसके द्वारा लिखा गया है? तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। इसके विषय त्रिवर्ग, वो कौन सब? आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। फिर ये जो 3 हुए थे, 3 क्या हुए थे? 3 संगम हुए थे। अब उसके बारे में चर्चा की गई है। तो प्रथम संगम जो है वो कहाँ पर हुआ है? प्रथम संगम मदुरा में हुआ था, जो कि समुद्र में विलीन है। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था, ये भी समुद्र में विलीन है। और तीसरा जो संगम है वो मदुरा में हुआ था। तो प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अगस्त्य। दूसरे संगम के अध्यक्ष वो भी अगस्त्य ही थे। और तीसरे संगम के अध्यक्ष थे नक्किरर। कौन थे? नक्किरर। फिर प्रथम संगम में जो संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम संगम में अकट्टियम परिपदाल, नाम क्या है? अकट्टियम परिपदाल, मदुनारे, मुदुकुरुक्कु तथा कलारी आविरे। तो ये सब जो है वो प्रथम संगम में संकलित ग्रंथ थे और कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है।
दूसरा संगम में कौन सब संकलित किया गया था? तो तोलकाप्पियम। नाम क्या है? तोलकाप्पियम, जिसे तमिल का व्याकरण कहा जाता है। और ये तोलकाप्पियम के रचनाकार कौन हैं? रचनाकार हैं तोलकाप्पियर। अब तीसरे संगम के बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरा संगम में क्या सब संकलित हुआ था? नेदुनथोके। क्या है? नेदुनथोके, कुरुनथोके, नित्रिनई, एन कुरुभुरु, परिपादल, कुथु, वरी, पैरिसे तथा चित्रैसे आदि। आपको इतना नाम याद नहीं रखना है, जो महत्वपूर्ण है बस उसको याद रख लीजिएगा। फिर आगे दिया गया है इलांगोकृत शिल्पादिकारम, एक उत्कृष्ट रचना है। तो ये जो शिल्पादिकारम है वो किसके द्वारा रचित है? तो ये इलांगो के द्वारा रचित है, जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में माना जाता है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तो ये जो शिल्पादिकारम पुस्तक है उसमें किस किस के बारे में चर्चा की गई है? तो इसमें कोवरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलैत सतनार, नाम क्या है? शीतलय सतनार ने मणिमैकले की रचना की थी। तो मणिमैकले की रचना किसके द्वारा की गई थी? शीतलय सतनार के द्वारा। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमैकले, कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। किस बुक की बात हो रहा है यहाँ पर? मणिमैकले बुक की बात हो रही है। इसका जो महत्व है वो कैसा है? धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक डिंगनाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। तो ये किसके अनुसार है? डिंगनाथ के अनुसार है। आगे है जीव चिंतामणि। क्या है? जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्कदेवर को दिया जाता है। किसकी रचना का श्रेय? जीवक चिंतामणि की रचना का श्रेय। कहा जाता है कि तिरुतक्कदेवर पहले चोल राजकुमार था, जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। संगम साहित्य। संगम साहित्य में हमें 3 प्रदेश की चर्चा मिलती है। वो 3 प्रदेश कौन सब है? पहला चोल, दूसरा चेर और तीसरा पांड्य। तो चोल क्या होता है? तो चोल जो है वो तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कहा जाता है, और ये जो चेर हैं वो केरल वाले क्षेत्र, और ये जो पांड्य है, ये पांड्य क्या होता है? तो पांड्य जो है वो भारत का जो दक्षिणतम किनारा है, तो वो वाला क्षेत्र जो है वो पांड्य का था। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्य में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा राज्य था? चोल था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेलारू नदी के बीच स्थित था। तो ये जो चोल है वो कहाँ था? पेन्नार और दक्षिण वेलारू नदी के बीच में। इसका सबसे प्रतापी राजा नाम क्या था? करिकाल। तो करिकाल जो है वो चोल राज्य से संबंधित था। करिकाल ब्राह्मण मत अनुयायी था। करिकाल जो है वो ब्राह्मण पर ज़्यादा ध्यान रखता था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। किसने? करिकाल ने। पुहार पत्तन का निर्माण
इसी के समय में हुआ। तो पुहार पत्तन जो है उसका निर्माण किसके काल में किया गया था? करिकाल के काल में किया गया था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। किसने? करिकाल। प्रेरणा नुन्नुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वर का विशेषज्ञ बताया गया है। कहाँ पर बताया गया है? पेरुना नुन्नुपादे में। संगम युद्ध का दूसरा राज्य क्या था? चेर था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए थे, उसका नाम क्या सब है? पहला है उदयन जिरल लगभग 130 ईस्वी में, नेंदू जिरल आदन 150 ईस्वी लगभग, एवं सेन गुट्टवन 180 ईस्वी। ये सभी चेर राज्य का प्रमुख शासक था। सेन गुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? सेन गुट्टवन ने की थी। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था। क्या था? पांड्यों का, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। तो पांड्य की राजधानी कहाँ पर थी? मदुरा। पांड्य राजाओं में नेंडू जल्यन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। तो पांड्य राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नेंडू जल्यन। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान या अमाइचार कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मंत्रियों को। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवई कहा जाता था। तो राज्यसभा जो होती थी उससे किस नाम से पुकारा जाता था? नालवई। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचारी के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। तो जो व्यक्ति उस समय में चोरी करता था या फिर व्यभिचारी के अपराधित व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था और झूठी गवाही देने वाले का जीभ काट लिया जाता था। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जा सकता था। तो उस समय जो कर है उसमें क्या होता था? या तो आप नगद दे दें या फिर अनाज दे दें, और यह जो था वो उपज का 1/6 भाग होता था। किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। किससे? व्यापारियों से। सेना चतुरंगनी होती थी। चतुरंगनी मतलब क्या होता है? जिसमें अश्व भी हो, गज भी हो, रथ भी हो और पैदल सिपाही भी हो, उसे चतुरंगनी सेना कहा जाता है। नागरा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिक के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। कब? संगम युग में। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। तो राजा अपनी आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। किसका? जल घड़ी का। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था। तो ब्राह्मण का जो उदय है वो तमिल प्रदेश में सर्वप्रथम कब हुआ? संगम काल में हुआ था। जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। कौन? ब्राह्मण।
इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा शूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। और ये वेल्लार किसको कहा जाता था? कृषक को वेल्लार कहा जाता था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। तो वेनिगर जो है वो व्यापारी को कहा जाता था। फिर संगम कालीन कुछ अन्य जो वर्ग हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला दे रखा है पुलैयन। तो ये पुलैयन कौन होता था? दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। तो ये जो पुलैयन है वो चारपाई और चटाई बनाने का काम करते थे। एनियार कौन था? एनियार शिकारियों का एक जाति था। और मलबर कौन था? ये लूटपाट करने वाला एक जाति था, मलबर। फिर आगे दे रखा है संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। कहाँ पर? संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलकाप्पियम, क्या नाम है? तोलकाप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तोलकाप्पियम नामक तमिल रचना से। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। और ये जो 8 प्रकार हैं वो क्या सब है? पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह। तो इसको रिपीट कर लेते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, उसके बाद प्रजापत्य विवाह और गंधर्व विवाह। क्या सब? प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह। उसके बाद 3 और है, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो इन 8 जो विवाह है इसका वर्णन जो है वो तोलकाप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतीनय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिनय व अनुचित प्रणय को पेरुंदिनय कहा गया है। तो अनुचित प्रणय को क्या कहा गया है? पेरुंदिनय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न फसल था। तो संगम काल का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या था? चावल। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे दे रखा है नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर व विडेलियर कहा गया है। तो जो घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे उसे क्या कहा गया है? पानर व विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा ओवियर जैसे कवयित्रियों की चर्चा हुई है जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। फिर आगे दिया गया है संगम काल के लोग कौवा को शुभ पक्षी मानते थे। तो संगम काल में कौवा को शुभ माना जाता था जो अतिथियों के आगमन की सूचना प्रदान करता था। कौन? कौवा। और कौवा नाविक को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज के साथ कौवा को ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थे। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था।
इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसान को वेल्लार तथा उनके प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। तो संगम काल में किसान को क्या कहा जाता था? वेल्लार कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करते थे। इन्हें कदैश्वर कहा गया है। किसको? महिलाओं को जो खेती करते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। क्या था? सुविकसित वस्त्र उद्योग, जिसके कारण संगम काल में चोल जो है वो समृद्ध था। पांड्य राज्य में कोक्के, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोक्के मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था और ये कोक्के था कहाँ पर? ये पांड्य राज्य में था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो ये जो अरिकमेडु था बंदरगाह, ये चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता था। कहाँ से पता चलता है? अरिकमेडु से। तो अरिकमेडु जो बंदरगाह है वहाँ पर 1945 ईस्वी में खुदाई की गई थी। यहाँ से रोम के साथ व्यापार का पता चलता है और यह पता चलता है कि रोमन बस्ती पहले थी। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिपल्स में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। फिर नोट दे रखा है, संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। तो बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार कर सकने वाली विधि किसने खोजी थी? हिप्पोलस ने खोजी थी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है। तो मुरुगन का प्रतीक क्या होता था? मुर्गा। तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरवश नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। तो दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, यदि आप डेली साइंस जीके पढ़ना चाहते हैं वो भी प्रीवियस ईयर के, तो उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वो भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।